अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे ईरान अमरीका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीका की जानिब से ईरान के हसास मकामात को निशाना बनाया गया है, जिनमें मवासलाती, दिफाई, फ़ज़ाई अहदाफ शामिल हैं, जबकि ईरान ने भी जवाबी तौर पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इस सारी सूरत हाल में MOU पर अमल दरामद करवाना कितना मुश्किल होगा, इस सारे मामले को प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे वेनेज़ुएला के अंदर शदीद ज़लज़ला आया और जापान के बाद पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया है और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इसकी वजह ये समझा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज है। इस सारे मामले को प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान का ईरान से तेल और गैस ख़रीदने पर गौर, कीमतें किस हद तक सस्ती होंगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान से तेल ख़रीदने के हवाले से काम जो है वो तेज़ किया जा सकता है। क्या नई कीमतें होंगी, इस सारे मामले को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीका ईरान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और अमरीका की जानिब से ईरान की हसास तनसीबात पर हमले किए गए हैं, जबकि ईरान ने भी जवाबन अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं? एक तरफ तो MOU की वायलेशन की जा रही है अमरीका की जानिब से और अमरीका कह रहा है ईरान वायलेशन कर रहा है, ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अमरीका जो है MOU की वायलेशन कर रहा है। क्या लगता है आपको, दोबारा से कोई नई जंग छिड़ने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों एक दूसरे की वायलेशन नहीं कर रहे, असल में इजराइल वायलेशन कर रहा है। और वो एक तरफ चोर को कहता है चोरी कर, दूसरी तरफ शाह को कहता है होशियार हो जा। और आपके याद है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये मुआहदा तो हो गया है, लेकिन मुझे जंग ज़्यादा दूर जो है वो जाती हुई नज़र नहीं आ रही, और फिर वो यही आपके सामने अभी। लेकिन हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर वक्ती तौर पर ये एक उबाल आया है, और जो मुआहदे की, जो MOU की खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि ज़ाहिर है मुआहदा अभी नहीं हुआ। मुआहदे में 60 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि तकरीबन गालिबन 19-20 अगस्त को उसने तय पाना है। हाउएवर टेक्निकल टीम्स की आपस में बातचीत जारी है, जिसका मतलब ये है कि मामलात अभी उस नौइयत के ख़राब नहीं हुए कि जिसके अंदर हम ये कहें कि एक ऑल आउट वॉर जो है वो चली गई है, ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब ज़ाहिर है, हमें मालूम है कि माजी में भी जो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक पर समेत तुर्की और इसी तरह ग्रीस के ऊपर जो हमले किए गए थे, उससे लाताल्लुकी का इजहार किया था ईरान की IRGC ने, और कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उनके ममालिक ने लोगों को पकड़ा और पता चला कि वो इजरायली और भारतीय एजेंट हैं। कुछ हालात और वाक़यात जो है वो तब्दील हुए हैं। इसके अंदर जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता मज़ीद तबाही का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और GCC ने भी जिस तरह से ऐलान किया, बाकी सारी चीज़ें आई, GCC की हैसियत क्या रह गई है? रियलिटी ये है कि GCC हो गई, OIC, अरब लीग, नेटो, यूनाइटेड नेशन, ये सारे के सारे अपना किरदार अदा करने में बुरी तरीके से नाकाम हुए। इन्होंने दुनिया को मायूस किया, इसलिए अभी जो सूरत हाल बन रही है। जी जी, आप कुछ बात करें। हाँ जी अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे इसी हवाले से कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से ईरान ने बहरीन पे और कुवैत पे हमले किए हैं, तो UAE तो बिल्कुल सहम सा गया है। एक तो ये ज़रा इस पर रोशनी डाल दे। दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि OIC हो या कोई दूसरे इदारे हों, नेटो हो, कोई भी किसी की हैसियत नहीं रही। तो बहरीन ने इस हमले के बाद जो मुतालबा किया है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, तो अगर सलामती कौंसिल का इजलास बुला भी लिया जाए और उसमें कोई फैसला हो भी जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस फैसले पे कोई अमल करेगा? क्योंकि इसराइल जो है, जैसे आपने खुद पहले सवाल के जवाब में कहा, जिस तरह से इस मुआहदे को, इस MOU को सबोतार करना चाहता है, तो यहूदी लॉबी जो सारी उसके पीछे है, सहूनी लॉबी, क्या आप समझते हैं कि आपका वजदान क्या है सर? देखें, कौन सी सलामती और कौन सी कौंसल वही सलामती कौंसल जो हर बार खामोश रही, चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो गज़ा हो, या जब भी मुसलमानों का मामला आए या ईरान हो, ये सलामती कौंसल नज़र नहीं आती। हकीकत यही है, द सूनर वी रियलाइज द बेटर इट विल बी फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर इस्लामिक वर्ल्ड। अब जो इसके अंदर बात आपने कही है,
देखिए, इस सब के अंदर एक चीज़ तो बड़ी बात है कि इजराइल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, माँ सवाए इजराइल को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, और वो भी ऐसे, वैसे तो हम भी कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ा ठीक ठाक कर भी लेते होते हैं, लेकिन असल मसला कुछ और है। असल मसला यह है कि अमेरिकन मदद करना बंद करते हैं। आपसे पहले भी जब बात हुई थी तो मेरी यही गुजारिशात थी कि 14 नुकात के अंदर MOU के कहीं भी इजराइल को नकेल डालने की या उसकी तरफ से खिलाफ वर्जियाँ करने की बात के ऊपर कोई सामने चीज़ नहीं आई। और फिर जहाँ तक बहरीन की बात कर लें, वही बहरीन जो कहता है कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे पास मोसाद का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर मौजूद है तो मतलब वही बहरीन जिसके अंदर आवाम जो थी वो सड़कों पर निकल आई थी और मुजाहरे कर रही थी अपनी हुकूमत के, वही बहरीन जिसकी लीडरशिप जो है वो भाग खड़ी हुई थी मुल्क से क्योंकि राइट्स शुरू हो गए थे, वहाँ अहले तशी की आबादी ज़्यादा है और हमारा भाई मुल्क है, हमें उसकी इज़्ज़त है, लेकिन मतलब बहरीन का किरदार जो है वो इस टाइम पे एक मतलब कोई अच्छे मस्बत अंदाज में नहीं देखा गया। अगर सलामती कौंसिल में ले जाने का मामला था तो काश के बहरीन उस टाइम पे ये भी कहता कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है वो गलत है, इजराइल ने गलत किया है और ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों की मुनाफी है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा ऐसा। तो क्यों नहीं कहा? तो नाउ दे यू पे फॉर देयर मिस्टेक्स। दूसरी जानिब अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब जिस तरह से अमेरिका के इस मिस एडवेंचर के बाद अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमले किए या ईरान की जानिब से जिस तरह से अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, अब खलीजी रियासतों का थोड़ा सा एक परसेप्शन थोड़ा सा बदला है उनकी जानिब से। जिस तरह से पहले कहा समझा जाता था कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डे अगर हमारे ममालिक में होंगे तो ये सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इस ख्याल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने में आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भी कहा है कि 3 माह की जंग ने खलीजी रियासतों के सिक्योरिटी तस्वुर को बदल दिया है। तो इस सारी जंग वाले सिनेरियो से ये तो फ़ायदा हुआ है कि खलीजी रियासतों को अब समझ आना शुरू हो गया है कि ये कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है अमेरिकी फ़ौजी अड्डे अपने मुल्कों में रखना। देखिए बेटा, बात यह है कि आप जब आपके सामने हम बोलते हैं तब आपको याद नहीं रहता, लेकिन जब आप अमेरिकी जराइद रिपोर्ट करते हैं तो फिर हम तो कब से ये कह रहे हैं, मैं खुद ये कब से कह रहा हूँ कि जनाब ये सारा सिस्टम चेंज हो गया है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। और शी जिनपिंग साहब ने जो 4 नुकाती एजेंडा दिया था गल्फ कंट्रीज़ के लिए, ख़ास तौर पे GCC के लिए, वो आपके सामने GCC टूट चुका है, हकीकत यही है। और UAE के जाने के बाद, और UAE तो सहमा हुआ है उसका तो फुजेरा के ऊपर जो कुछ हुआ है वो तो उसका ये ख्याल था कि हम एक अदर जो रास्ता है वो अपना लेंगे, वो तो होने नहीं दिया। इंडिया को भी जो है वहाँ मेरे ख्याल में धूल चटाई गई है, क्योंकि इंडिया ने फुजेरा के ऊपर कहा था कि हमारे ऑयल रिजर्व अदर देन इंडिया अब फुजेरा में होंगे, वो भी अभी मसला उनके लिए बना हुआ है। अब जो इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ को ये सोचने पर मजबूर नहीं, ये सोचने पर नहीं, ये हकीकत उन्होंने तस्लीम कर ली है कि ईरान एक हकीकत बनकर सामने आया है और अमरीकी शील्ड उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही। इजराइल की दिफाई निज़ाम, उनका जो आयरन डोम था वो नाकाम, नाकारा, निखट्टू हो चुका है। इस वजह से अब उनको, अरब दुनिया को ये समझ आ गई है कि ईरान के साथ मसला जंग से नहीं हल होगा, बल्कि उनको टेबल पे बिठा के बात करनी पड़ेगी, एक फरीक बनाकर। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने सारी ये सूरत हाल बयान की, तो बास जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास ना कोई आइटम बम है, ना उस तरह से उनके पास फौज है, ना फिजाइया है। उसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं और ये कह दे कि एटमी हमला हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप को या इसराइल को डर किस बात का है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि असल में डर पाकिस्तान का है, लेकिन वो ईरान के ज़रिए पाकिस्तान को रोकना चाहते। देखिए, इस पाकिस्तान का तो डर का हमेशा से था, और पाकिस्तान का ये डर खौफ में तब्दील हुआ जब एक डरावने ख्वाब के अंदर तब्दील हुआ, जब पता चला कि रवायती जंग के अंदर पाकिस्तान अपने से 8 गुना बड़ी जो फौजी ताकत है उसको उधेड़ के रख देगा। ये वाकई एक खौफ बन गया। और दूसरी जानिब अभी तो इधर ईरान का मिसाइल सिस्टम देखा है, पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान चीज़ क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं लग जाएगा, लग पता जाएगा। इसके अंदर दूसरी जो पाकिस्तान के अलावा जो उनको खौफ है वो ये है कि उनको बीच बाजार
उनकी इज्जत उतर गई है। और वो इज्जत जब उतर जाती है तो उनको ये खौफ पड़ जाता है कि जिन ममालिक के ऊपर हम जो खौफ कायम करके या डरा के ईरान के ख़िलाफ़ हम उनसे पैसे वैसे वसूल करते थे, वो तो अब उनके हाथ से गया, इसलिए उनको ये भी खौफ है। तीसरा खौफ उनको ये है कि अमेरिका तो आज नहीं तो कल जाएगा, फिर इजराइल का क्या बनेगा, जिसको वो कहते हैं ना तेरा क्या बनेगा कालिए, तो फिर वो कालिया तो फिर फारिग हो जाएगा। इसलिए एक तो ये खौफ है, और फिर उनको ये भी नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, और अगर ये अलायंस बन गया तो देयर यू गो, उसके अच्छा सर, बाद तो कोई अब्दुल्ला साहब नाजायज रियासत टिक नहीं पाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपने जो इस अलायंस की बात की, तो खबरें तो ये भी हैं कि जो चंद दिन पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो उसमें बहुत सारी जो बातें हुई, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ईरान पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में भी आना चाहता है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी इतलात हैं सर? जी बिल्कुल, आज का थोड़ी आना चाहता है, वो कब का आना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है। लेकिन क्या आप बात करना चाहते हैं, क्या आप ऐसी अंडरस्टैंड देखें, ईरान के साथ पाकिस्तान डिफेंस मुआहदा तब ही कर सकता है जब अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान उनको राज़ी कर ले। और मेरा ख्याल है अरब दुनिया को अब रियलाइजेशन, जैसे अभी इन्होंने बात की, तो मैं समझता हूँ कि अरब दुनिया को अब रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। रियलाइजेशन के साथ बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको हकीकत समझ आ गई है। इस वजह से अब ये इत्तेहाद नागुज़ीर है, ये होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा इसमें आप फिक्र ना कीजिए। सर, अब्दुल्ला साहब, अल्लाह करे कि आपकी बात सच साबित हो, लेकिन ये भी खबरें हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब पाकिस्तान को बड़ी ऑफ़र भी दे के गए हैं। वो ऑफ़र क्या है? क्योंकि अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, उनके बाद फिर सदर आसिफ ज़रदारी साहब का भी दौरा ईरान मुतवक्को है, तो पाकिस्तान को क्या ऑफ़र दे दी ईरान ने ऐसी सर? ऑफर यह है, क्लीन चिट है पाकिस्तान के पास, भर लो, अपनी मर्जी की रकम भर लो, अपनी मर्जी का कारोबार भर लो, अपनी मर्जी की शराइत भर लो, अपनी मर्जी की मोहब्बत भर लो, अपनी मर्जी की सियासत भर लो, और सिर्फ अपनी मर्जी की जेबें नहीं भरने देंगे। क्योंकि रिश्वत का जो सज़ा है ईरान में, हाथ काटने हैं, तो फिर पाकिस्तान तो बहुत सारे लोग टुंडे हो जाएंगे। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने ये कहा है, लेकिन याद रखिए कि ईरान भी बहुत सारे मसाइल हैं। ये सारी बातें बड़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इसमें देर की सारे मामले के अंदर, तो याद रखिएगा कि यूरोप मर जाएगा कि वो जो ईरान के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर ले। पहले भी आपको पता है कई ममालिक ने अपना जो किबला है वो तब्दील किया हुआ है, और अब वो वाशिंगटन से तेहरान की तरफ मुड़ रहा है। ये ना हो कि यूरोप पहले पहुंच जाए और पाकिस्तान सिर्फ राहदारी इस्तेमाल करने के लिए या टोल प्लाजा पे बैठ के सिर्फ टोल लेने के लिए बैठ जाए। मेरा तो ख्याल है कि चाबहार के ऊपर पाकिस्तान को काम करना चाहिए। गवादर और चाबहार दो सिस्टर कंसर्न पोर्ट्स बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान इंडिया को भी आउट कर देगा, और जो उधर ओमान के अंदर इंडिया ने अपना पोर्ट रखा हुआ है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा, तो पाकिस्तान ही पाकिस्तान होगा। लेकिन हाउएवर ये अब्दुल्ला साहब, बड़ी अच्छी तजवीज़ आपने दी है, लेकिन इस पे एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान ईरान के साथ सर कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए सऊदी अरब की मर्जी के बगैर को फैसला करना खासा मुश्किल है। सऊदी अरब और चीन जो हैं, उनको इस हवाले से आप क्या समझते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? ये जरा बेटी की भी बात सुन ले, मेरे ख्याल में बिल्कुल मेरा सवाल भी इन्हीं से रिलेटेड था। बिल्कुल यही बात मैं भी चाह रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक तो बड़ा बैलेंस रखा है। पहले हम यही सोच रहे थे कि अमेरिका और चीन के दरमियान पाकिस्तान किस तरह से बैलेंस रखेगा, लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने बड़ी इक्वालिटी और एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखा है दोनों ममालिक के साथ। तो अब इस तरह से जो ये इमरान साहब वाला सवाल, इस पर क्या आपकी राय है? देखें, इमरान साहब और आपका सवाल का जवाब ये है कि सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी बहुत काम हो चुका। 2019 से 2023 के दरमियान का जो अरसा था, पाकिस्तान की काविशों और चीन की मेहरबानियों की वजह से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुए, आपस में सिफारतकारी शुरू हो गई, और फिर सऊदी अरब
ने, जिसका पहले तमाम जो सिक्योरिटी एपरेटस था या तमाम उनकी जो पॉलिसी थी जो कि ईरान सेंट्रिक थी, वो ईरान से हट के अब दूसरी चीज़ों पे चली गई। सऊदी अरब ने ये फैसला किया है कि वो जंगों के ज़रिए नहीं, प्रॉक्सीज के ज़रिए नहीं, बल्कि अब बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए और पावर शेयरिंग के ज़रिए और मईशत के ज़रिए अपने आप को फैलाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुआशी इस्तेहकाम इस खित्ते में तो आएगा नहीं। ईरान तो एक ज़ाहिर है वो तो उन्होंने साबित किया है। इसलिए बेहतर यही है और मुझे ये लग रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसा नहीं आएगा। और जहाँ तक कि इमरान साहब आपने बात कही है, इमरान भाई, मैं ये कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को इजाज़त लेनी है, पाकिस्तान को किसी से इजाज़त, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान बड़ा रवादार मुल्क है, भाईचारगी को तरजीह देता है, मोहब्बत रखता है। अभी भी आप देखें कि किस तरह से क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई, उसका सेकंड राउंड आपने मिस्र में भी देखा है, जहाँ वज़राए ख़ारजा सऊदी अरब के, तुर्की के, पाकिस्तान और मिस्र के आपस में बैठे बातचीत की। पाकिस्तान ले के चलता है, पाकिस्तान मैं में यकीन नहीं बल्कि हम में यकीन रखता है। एंड इट इज़ अ गुड थॉट। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कल फिर कराची में सर जो भारतीय हिमायती हस्ता कलअदम तंजीम है उसने रेंजर्स पे हमला किया, तो सर ये जो दहशतगर्द हमले हैं और इंडिया और इसराइल की हमायत, इस सारे मामले पे सर आपकी क्या राय है? जी जी, आप भी कुछ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो दहशतगर्द पकड़ा गया वो भी ये भी बताया जा रहा है कि एक दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुआ जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तो ये कब तक दहशतगर्दी वाला ये सिलसिला जो है कब तक रुकता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या करना चाहिए ऐसे में पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान के नेक्सस तोड़ने में कामयाब हो जाएगा? ये जो भारतीय, देखिए, जमातुल अहरार जिसके ऊपर पाकिस्तान ने माजी में अशरफ गनी की हुकूमत में फोर्स ने हमला किया था और 90% उनको तबाह बर्बाद कर दिया था। अब फिर क्योंकि अफगानिस्तान में पैसा आ रहा है, मगरिब का पैसा आ रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, इसी के साथ साथ उनके पास असला भी मौजूद है, इसी तरीके से इंडिया भरपूर मुआवनत कर रहा है, इजराइल जो है हर चीज़ के अंदर पेश है। ऐसी सूरत के अंदर आई वुड से कि दहशतगर्दी तो फ़ौरन आपको ख़त्म होते हुए तो नज़र नहीं आ रही। इसके लिए काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मेजर्स दोनों लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको अस्करी जो तरीका है वो भी अपनाना पड़ेगा और बातचीत जो है वो भी जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन सब में जो दो सूबे हैं ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान, वहाँ के सियासतदान जो हैं वो इररेलेवेंट हो गए हैं। वहाँ के सियासतदान जो हैं उन्होंने अपने आप को इस तमाम दहशतगर्दी से डिसएसोसिएट कर लिया, चाहे वो डर की वजह से है या वो उनकी नज़रियात की वजह से है। लेकिन वो आपको इस दहशतगर्दी के हवाले से कहीं नहीं नज़र आते, वरना आज आप ये बात मेरे से नहीं पूछ रहे होते बल्कि बलूचिस्तान के किसी MPA MNA को आपने दावत दी होती। लेकिन मुझे मालूम है वो नहीं आएंगे आपके प्रोग्राम में, क्योंकि वो दिन को जो है वो सरकार की बात करते हैं और शाम को जो है वो BLA की और TTP की बात करते हैं। ये वो तल्ख हकीकत है जिसको जितनी जल्दी जान लिया जाए तो बेहतर होगा। दूसरी जानिब जो है दहशतगर्दी के हवाले से हमें चंद मेजर लेने हैं। एक तो अमेरिका को बताना है कि जनाब आप उनकी मदद जो $40 मिलियन माह हफ्ता है वो आप ना करेंगे, क्योंकि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करती है। दूसरा यह है कि जो पाकिस्तान है उसको अब आपको अस्करी सतह के ऊपर भी सपोर्ट करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी, पैसा भी देना पड़ेगा और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देनी पड़ेगी। ये ना हो कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान से पूछा जाए कि जी BLA और मजीद ब्रिगेड के मुतल्लिक मजीद शवाहिद दें। भाई आपने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने जब उनको दहशतगर्द करार दिया था तो क्या सबूत मांगे थे उस टाइम पे आपने? तो वो तो फिर आपने, इसका मतलब है आपने तो सबूत थे आपके पास, आपने क्यों मांगे? ये जरा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए हमें बिल्कुल दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, हमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है। KP की हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, बलूचिस्तान की हुकूमत पर को इस पर कंट्रोल करने के हवाले से कोई ना कोई निज़ाम बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों का बलूचिस्तान के हालिया ज़लज़ले के झटकों से क्या ताल्लुक है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में ज़लज़ले आने का सिलसिला जारी है। वेनेज़ुएला और जापान में भी ज़लज़ले आने के बाद पाकिस्तान में भी कल ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इन सब की क्या वजूहात है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ रही है कि आखिर किस तरह से बैक टू बैक ज़लज़ले आ रहे हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझती हैं वेनेज़ुएला, जापान और अब पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ले, क्या वजूहात है इसकी, और वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों का बलूचिस्तान के ज़लज़ले से क्या ताल्लुक है, इस बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में जो ज़मीन के नीचे कुछ चट्टानें हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, समंदरों के नीचे भी वो मौजूद होती हैं, वो मुसलसल आपस में वो मूवमेंट कर रही हैं और वो टकराती हैं तो ज़लज़ले पैदा होते हैं। लेकिन अब ये जो दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ ज़लज़ले आते हैं, जिनकी ये नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें साउथ एशिया का खित्ता, जापान, वेनेज़ुएला, साउथ अमेरिका, ये सारे आते हैं। तो वहां पे आप ऐसे समझिए कि रिपल इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट होता है। जब भी दुनिया में ऐसी किसी प्लेट पे शदीद जल्जला आता है 6.5 या 7 अबव मैग्नीट्यूड का, तो उससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस होती है, बेसिकली हम साइंटिफिकली इसको कहते हैं कि जल्जला जो है वो जमीन अपने आप को रिलैक्स करती है, अपना स्ट्रेस बाहर निकालती है। ये उसका एक मैकेनिज्म है, क्योंकि स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, रेडिएशन होती है, जमीन के नीचे एनर्जी होती है। तो जब वहां पे जल्जला आया तो पहले मिनट में आपको पता है कि जल्जला आया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और जल्जला आया। वो कोई आफ्टर शॉक नहीं था, वो भी एक मेजर अर्थक्वेक था। उससे क्या होता है कि ऊपर वाली प्लेट पे से लोड उठता है तो उसको नीचे जगह मिलती है, वो नीचे मूव करता है लोड, और फिर वहां पे भी एकदम से स्ट्रेस रिलीज होता है और जल्जला आ जाता है। वो फिर डोमिनो इफेक्ट होता है। ये जो रेडिएशन होती है जमीन के नीचे, उसको हम बॉडी वेव्स कहते हैं या पी वेव्स, वो जमीन के नीचे आहिस्ता आहिस्ता जरियों से जी ट्रैवल करती है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली, क्या इसका भी बराह रास्त ज़लज़ले से कोई ताल्लुक है? बेसिकली बराह रास्त डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ताल्लुक ये होता है कि जैसे मैंने बताया जमीन पे लोड मौजूद होता है, तो वो रेडिएशन को दबा के रखती है, जिसमें लोड आपका डैम्स की सूरत में होता है, ग्लेशियर्स की सूरत में होता है। जब गर्मी की वजह से ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू होते हैं तो वो लोड हटता है, तो वहां नीचे ट्रिगर हो सकता है जल्जला या स्ट्रेस वहां रिलीज हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से डायरेक्ट बड़े लेवल पे जल्जले नहीं आते, बहुत साल ले जाती है ये चीजें, तो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है मौसमियाती तब्दीली का जल्जलों से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि फॉल्ट लाइन जो है कि ख़ास तौर पे ज़लज़ले के हवाले से फॉल्ट लाइन क्योंकि बेसिक हैसियत रखती है, तो पाकिस्तान में तो कोहिस्तान से लेके कराची तक फॉल्ट लाइन मौजूद है, और माहिरीन का तो ये मानना है कि कराची जो है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में क्या खुदा न खास्ता इस तरह के किसी बड़े ज़लज़ले के कोई चांसेस तो नहीं, क्योंकि 2/3 हिस्सा ही पाकिस्तान के फॉल्ट लाइन पर है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक तो ये पूरी कहलाती है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, और जो कराची वाला एरिया है, ये बलोचिस्तान वाला एरिया, ये अरेबियन प्लेट पे, यानी 2 प्लेट्स हैं मुख्तलिफ जिन पे ये पाकिस्तान इस वक्त सिचुएटेड है, और नॉर्थ साइड पे आपके यूरेशियन प्लेट आ जाती हैं। तो बिल्कुल ये टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है। हर साल इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है तो कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर जो हिमालय है वो भी ऊंचा हो जाता है। ये अर्थक्वेक की वजह से यहाँ थ्रस्ट फॉल्ट ज्यादा है। थ्रस्ट फॉल्ट होता है जो कि एकदम से रिवर्स झटके जिस पे ज्यादा लगते हैं, या जल्जला पलट के आना जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी पीएचडी की अपनी रिसर्च भी इसी पर है कि हम इसका एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इस वक्त इस दिन जल्जला आ सकता है। हाँ, लेकिन जो जमीन के नीचे रेडिएशन है, जिसमें रेडॉन गैस एक प्राइमरी प्रिकर्सर के तौर पे उसको हम कंसिडर करते हैं, उसकी मूवमेंट, उसकी असेसमेंट करके हम बता सकते हैं कि कहाँ पे कितनी शिद्दत का जल्जला एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कब आएगा ये नहीं बताया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि यूरोप में जो इस वक्त शदीद हीट वेव चल रही है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्या ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है या इसकी कोई और वजूहात हैं, और क्या उसका असर यहाँ पाकिस्तान पे भी हो सकता है?
अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो यूरोप की हीट वेव है, खास तौर पे जो बर्तानिया के ऊपर आई हुई है, उसको हम ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। ये ओमेगा ब्लॉक ऐसे है कि दो लो प्रेशर सिस्टम के बीच में हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है वर्टिकली, और वो वहां से रात को भी गर्म हवाएं ट्रैप हो रही हैं और दिन के टाइम तो वैसे ही गर्मी पड़ी है। इस वजह से वो गर्मी का जो इफेक्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर वो बहुत शदीद है। वो ये ओमेगा ब्लॉक सदियों से कभी ना कभी आता रहा है इस खत्ते में, 70s में आया, 80s में आया। तो इसका डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से यही मसला है कि हम ये नहीं कह पा रहे कि क्लाइमेट चेंज से ये जो है ट्रिगर हुआ है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे गर्मी में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन ये ओमेगा ब्लॉक जो है हीट वेव का, इसका डायरेक्ट लिंकेज अभी साइंटिस्ट अच्छा डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब देखा हमने कि पिछले साल भी क्लाउड बर्स्ट हुए जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और अभी कहा जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है चिल्लास के इलाके वादी थोर में, तो जाहिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो क्या जिस तरह से हम मौसम को प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले से, क्या ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है कि क्लाउड बर्स्ट को भी पहले से प्रिडिक्ट किया जा सके और इसके नुकसानात से बचा जा सके? अच्छा, मैं भी बिल्कुल ये सुन रही हूँ कि वहाँ क्लाउड बस्ट आया, लेकिन जब तक ये नहीं पता लगता कि कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, आप क्लाउड बस्ट को नहीं कह सकते। क्लाउड बस्ट छोटे से रेडियस में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो जाना 1 घंटे या 1.5 घंटे में, वो क्लाउड बस्ट कहलाता है। और ये ज्यादा नॉर्दर्न एरियाज में तब होता है जब गर्मी बहुत शदीद पड़ती है और वो ठंडी हवा से टकराती है गर्म हवा, तो एकदम बारिश ऐसे हो जाती है। और वो सैलाबी रेले इसलिए बनते हैं कि एक तो ऑलरेडी ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वहां के नालों में जरा तो यानी ज्यादा आती है, और दूसरा कि एकदम इतनी ज्यादा बारिश जब नालों के ऊपर घर और होटल्स बने हुए होते हैं तो जाहिर है फिर इस किस्म का मामला होता है। इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक इंतबाह किया जा सकता है कि इस मौसम में होने इलाकों में इस किस्म के मामला बड़े कॉमन है, खास तौर पे पिछले 3-4 सालों से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, मैं वापस ज़रा यूरोप की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहूँगा कि हीट डोम के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, हीट डोम क्या है ये ज़रा हमें समझाइएगा। जी बिल्कुल, हीट डोम जो है आज अमेरिका के ऊपर भी बनना शुरू हो गया है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, जिसमें इस तरह की गर्मी वहां शदीद पड़ेगी। हीट डोम अगर आपको याद हो तो साउथ एशिया में जो 2022 में ये मार्च अप्रैल मई के महीनों में हीट डोम की सिचुएशन आई थी, जिसमें मुसलसल हीट वेव आती रहती हैं और वो एक खित्ते के ऊपर ना समझे एक कुकर की तरह, समझे कि कुकर का ढक्कन ऊपर लग जाता है, जिसमें जो शुआएं नीचे होती हैं जमीन पे वो ट्रैप हो जाती हैं, वो ऊपर से भी जरा सा टकरा के वापस नीचे आती हैं, तो गर्मी में इजाफा होता है। और इसमें अगर नमी मौजूद हो तो उससे जो आपका फील लाइक टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ इलाकों में आपको पसीना नहीं आ पाता, ज्यादा आप स्वेट नहीं कर पाते, जैसे अभी ब्रिटेन और उन जगहों पे हो रहा है कि वो पसीना नहीं आता, तो उसकी वजह से इंसान की बॉडी डिग्रेड हो जाती है, वो अजीब किस्म की गर्मी होती है, इसीलिए वहां अमवात ज्यादा हो रही हैं। और क्योंकि घरों में भी हीट ट्रैप सिस्टम ज्यादा है, क्योंकि वो सर्दियों के हिसाब से वो ममालिक अपना बंदोबस्त करते थे, इस वजह से वहां पे जो है ये हीट डोम की सिचुएशन क्रिएटेड है, जो साउथ एशिया में 2022 में हुई थी, जब सुपर फ्लड आया था उससे पहले। आज देखिए वहां शदीद तूफान रिपोर्ट हुआ है फ्रांस में, वो कहते हैं कि हमने ऐसा तूफान भी कभी नहीं देखा। तो इस किस्म की हीट डोम के बाद यूजुअली जो बारिश होती है वो बहुत तूफानी होती है और वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। लंदन की सूरत हाल के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? जी, लंदन के बारे में भी यही, वहां पे असल में एक तो हीट डोम, ये जो मैंने आपको ओमेगा ब्लॉक का बताया, ये वहां सिचुएशन क्रिएट हुई है जिससे हवा, क्योंकि वो समंदर है आसपास, उसने गर्म हवा को ट्रैप किया हुआ है। और वहां पे इस वजह से अगेन कंस्ट्रक्शन ऐसी हुई हुई है कि लोगों ने इंसुलेशन सर्दियों के हिसाब से की हुई है, गर्मी के हिसाब से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो लोगों की जो बर्दाश्त है, कुव्वत बर्दाश्त, वो इतनी नहीं है कि इतनी गर्मी, फिर वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए वहां पे गर्मी जो है ट्रैप हुई हुई है। लेकिन आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि मौसम बेहतर हो जाएगा, वहां पे शायद बारिशें शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो हीट डोम है ये मशरिक की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी इस लपेट में आ सकता है? देखिए, ये हीट डोम ये ज्यादातर तब होता है जब आपके समंदर ज्यादा गर्म होते हैं। पाकिस्तान इस खित्ते में एल नीनो वैसे ही शुरू हुआ है, तो जुलाई के बाद उसके असरात कहा जा रहा है जिससे बारिशें कम होंगी, लेकिन उस किस्म की सिचुएशन हम ये नहीं कह सकते कि वो वाला हीट डोम जो इधर आ जाएगा, ये चेंज होता है मॉडल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। आप इस सारे मामले बता रही थी कि क्या सिचुएशन बन सकती है, जुलाई में मौसम कैसा होगा और इस हवाले से क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और चीन में लिथियम बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का मुआहदा। ये बैटरियाँ अब सस्ती दस्तयाब होगी, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, अवाम इस वक्त तेज़ी से सोलर पैनल्स की तरफ राग़िब होती दिखाई दे रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि सोलर पैनल्स पर टैक्स ना लगने और पेट्रोल सस्ता होने से सोलर पैनल्स की कीमतों में कई हज़ार कमी देखी गई है और ये कहा जा सकता है कि अब सोलर पैनल लगवाना जो है वो आसान हो चुका है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर बशारत हसन, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं कि अब सोलर पैनल लगवाने का सही वक्त, आप भी समझते हैं कि ये बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि ज़ाहिर है टैक्स नहीं देना पड़ेगा और सोलर पैनल जो है वो काफ़ी हद तक सस्ते हो गए? जी, सही वक्त तो अब से चंद महीने पहले तक था, जब नेट मीटरिंग के जो कवानीन थे वो मुल्क में लागू थे। आपको मालूम होगा चंद महीने पहले ही, चंद हफ्ते कहना चाहिए, हुकूमत ने डिसाइड किया कि नहीं, नेट मीटरिंग नहीं, अब जो है नेट बिलिंग के ऊपर जो है अब काम होगा आइंदा। जिसका मतलब ये है कि नेट मीटरिंग में ही होता था कि आप जितने यूनिट्स पैदा करते हैं सोलर के ज़रिए दिन के वक्त जब सूरज होता है, तो वो 33 रुपये करीब हुकूमत आपसे खरीदती थी और एक जो है यूनिट। उसके बाद जब रात को आप इस्तेमाल करते थे ग्रिड से बिजली लेकर, तो वो जो है उतने ही में आप ग्रिड से खरीदते थे। यानी एक यूनिट जो था आपका पैदा किया हुआ, वो एक यूनिट जो कि ग्रिड से आप लेते थे उसके बराबर था। अब नेट बिलिंग का जो कानून आया है, उसमें यह है कि आपको जो बेचा जाएगा वो तो उसी कीमत पे होगा जिस पर आम लोग खरीदते हैं जिनके पास सोलर नहीं है, जो कि 60 रुपए तक का यूनिट आपको पड़ेगा। और जब आपसे खरीदेगी हुकूमत, तो वो तकरीबन 11 रुपए का खरीदेगी। उस पर टैक्सेस वगैरह के बाद आपको तकरीबन 8.5 रुपए का उससे मिलेंगे। तो अब यह है कि उस तरीके से फ़ायदा नहीं रहा जिस तरीके से पहले था, लेकिन फिर भी क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन के पंखे लगाने, गरीब लोग जो है पंखा नहीं लगा सकते कि उनका बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि उनके घरों के जो किराए हैं उससे ज़्यादा बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो वो फिर ये है कि और कोई रास्ता नहीं है, फिर वो सोलर पैनल्स लगवाते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान जो है अब क्योंकि चीन के साथ मिलकर लिथियम बैटरियाँ जो है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग उनकी शुरू होने को है, तो क्या आप समझते हैं कि सोलर पैनल जो है, ये बैटरियां सस्ती होने से लोग ऑन ग्रिड की बजाय ऑफ ग्रिड जो है या हाइब्रिड सिस्टम उस पे जाएंगे और उन्हें सस्ती बिजली मिल सकेगी? आपने बिल्कुल सही ये सवाल किया है। देखिए, यही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि किसी तरीके से भी आप कुछ भी कर लें, जो लोग हैं वो 62 रुपए का, 60 रुपए का और कमर्शियल 70 रुपए का यूनिट नहीं खरीदेंगे। इस तरीके से इंडस्ट्री भी इतना महंगा जो है यूनिट आपसे नहीं लेगी। तो अल्टीमेटली उन्होंने सोलर की तरफ ही जाना है, और सोलर के अलावा जो दूसरे मुतबादिल ज़राए हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज हैं, जैसे विंड है, बायोमास है, वेस्ट टू एनर्जी है, बायोगैस है, बायोफ्यूल्स हैं, इनकी तरफ जाना ही जाना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि चीन के साथ माहिदा होने लगा है, और बल्कि कुछ प्राइवेट सेक्टर में तो माहिदे हो गए हैं जिसमें कि जो बैटरीज हैं वो पाकिस्तान में बनेगी। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने जो सीपेक के साथ 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का जो है ऐलान किया था, जिसमें से 3 जो है वो नियरिंग कंप्लीशन है। उन तीनों में, जो कि इस वक्त जिन पर काफ़ी काम हो चुका है, तीनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फौरी तौर पे वहाँ पे जो बिजली, गैस और बाकी उनको सहूलियात चाहिए, पानी, सड़कें, सीवरेज, ये फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाएं, ताकि चाइना की इंडस्ट्री तैयार बैठी हुई है सिंकियांग प्रोविंस से पाकिस्तान में शिफ्ट होने के लिए, कि वो यहाँ पर अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, ना सिर्फ बैटरीज की बल्कि सोलर पैनल्स की और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं सिंकियांग प्रोविंस में, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट करने को तैयार हैं। और यहाँ जैसे ही वो शिफ्ट होती है तो यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और फिर यहाँ से उनके जो तैयार प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट भी होंगे, तो जिससे कि पाकिस्तान को और जो है ज़र मुबादला भी हासिल होगा। तो अब ये है कि बिल्कुल आपका सवाल सही है और आपका सोचना सही है कि लोग जो है वो फिर बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, रात को बैटरीज के जरिए काम करेंगे, दिन में वो सोलर व्हीकल्स। डॉक्टर साहब, अली परवेज मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है, उनका ये कहना है कि हुकूमत ईरान से सस्ता तेल और गैस लेने पे गौर कर रही है। ये भी खबरें हैं कि ईरान ने पाकिस्तान को पेशकश भी की है। और आप ये फरमाइएगा कि आलमी मंडी में तो कीमतें कम हो रही हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी कीमतें कम होंगी? और ख़ास तौर पे सर,
ईरान के हवाले से कि ईरान से दो फ़ायदे हमें हो सकते हैं सस्ता तेल के, कि एक तो वहाँ से तेल हमें सस्ता मिलेगा, दूसरा अगर हम मुकामी करेंसी में काम करते हैं तो डॉलर पे भी दबाव कम होगा, जिससे माहिरीन का ये मानना है कि अगर डॉलर पे दबाव कम होगा तो डॉलर ऑटोमेटिकली सस्ता होगा, जिससे महंगाई कम होगी। आपके बिल्कुल सही सोच है, सवालात हैं। देखें, पहली चीज़ तो यह है कि एक पाइपलाइन जो है उसका मुआहदा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ऑलरेडी जो है मौजूद है। इस पर ईरान ने अपना काम किया हुआ है, कई सालों से उसकी पाइपलाइन जो है पाकिस्तान की सरहद तक आई हुई है। ये गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, और पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे का काम इसलिए नहीं किया था कि यूनाइटेड नेशंस नहीं, बल्कि अमेरिका की पाबंदियां थीं ईरान पर और पाकिस्तान पर कि वो ये ईरान से गैस पाइपलाइन के ज़रिए ना ले। तो अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, मीडिएशन कराई है और सालिसी का किरदार अदा किया है, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा करवाया है, MOU करवाया है, इस वजह से अब पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि ये इजाज़त होनी चाहिए और होगी कि वो जो है ईरान से गैस पाइपलाइन के ज़रिए गैस ले। और उसके अलावा इसी तरह की एक पाइपलाइन जो है वो तेल की भी होनी चाहिए, जिसके ज़रिए तेल भी डायरेक्टली पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में रिफाइनरीज में जाए और वहाँ पे साफ़ हो। पाकिस्तान की रिफाइनरीज ईरान का तेल साफ़ करने की सलाहियतें रखती हैं। आपको पता होगा कि रूस से भी तेल खरीदने की बात एक ज़माने में हुई थी, तो लेकिन बाद में पता चला था कि हमारी तमाम रिफाइनरीज जो हैं वो शायद उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, वो रूस का तेल जो है खाम तेल है उसको साफ नहीं कर सकती। ईरान ने एक दफ़ा ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान में एक रिफाइनरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वो ईरान बाद में कर सकता है। इसी तरह सऊदी अरब भी एक रिफाइनरी में इन्वेस्ट करने को जो है वो तैयार है और वो वायदे भी बाद में हो सकते हैं। तो बिल्कुल तेल और गैस दोनों ईरान से जो है डायरेक्टली लिए जा सकते हैं और उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बार्टर ट्रेड जो है, देखें ईरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जिनकी खपत पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं और उगाई जाती हैं, जैसे हमारा चावल है और चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए बहुत बड़ी मंडी है ईरान में। तो बार्टर ट्रेड के जरिए ये एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें कि डॉलर बिल्कुल डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को यकीनी तौर पर मुआशी लिहाज से फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, पेट्रोल प्राइसेस आलमी तौर पर तो काफ़ी हद तक सस्ती हो रही हैं, पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हुई। अगर बात की जाए अमेरिका ईरान की जंग से पहले जो प्राइसेस थी वहाँ तक भी नहीं आई, तो क्या समझते हैं आप? नहीं समझते कि प्राइसेस उतनी तो होती जितनी ईरान अमेरिका जंग से पहले थी? उसमें क्यों आलमी तौर पर जब सस्ती हो रही हैं प्राइसेस, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही? क्यों हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही? जी, 2 घंटे पहले ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सुन रहा था वजीर पेट्रोलियम का, और उसमें उन्होंने इसका जवाब दिया है। मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। देखिए, बात यह है कि जंग से पहले यानी फरवरी में जो प्राइसेस थी क्रूड की, वो 70 बल्कि 74 डॉलर्स थी, और जिस दिन जंग शुरू हुई है 74 डॉलर पर बैरल था। इस वक्त जो है वो 70 डॉलर से नीचे आ चुका है, किसी जगह पर तो 69 डॉलर भी है, और ये कीमतें रोजाना के हिसाब से नीचे आ रही हैं। और आप देखेंगे मंडे को ये और नीचे आएंगी। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अरब मुल्कों का, जिन पर ईरान ने हमले किए हैं, या और ईरान का नुकसान हुआ है और UAE का नुकसान हुआ है, कतर, बहरीन, हर मुल्क के ऊपर जो है वो मिसाइल ईरान ने भी फेंके हैं जहां पर अमेरिका के अड्डे थे। तो अब इस नुकसान को पूरा करने के लिए ये सारे ममालिक जो हैं ये अपनी तेल की पैदावार बढ़ाएंगे। इसमें ओपेक ममालिक भी शामिल हैं और ओपेक प्लस के ममालिक भी शामिल हैं। और ये जब बढ़ाएंगे, और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो और ज़्यादा कीमतें नीचे आएंगी। अब जितनी कीमतें नीचे आ चुकी हैं ये उस वक्त से भी नीचे हैं जो कि फरवरी 2026 में थी, जबकि जंग शुरू हुई। तो हुकूमत क्यों नहीं लाती? बिल्कुल लानी चाहिए। इस वक्त कम से कम 40 से 42 रुपए और फौरी तौर पर ऐलान करना चाहिए नीचे लाने का, क्योंकि जो उस वक्त कीमतें थी कम से कम उस पर तो लाएं, तो जो 266 रुपए। हुकूमत ने लेवी जो बढ़ा दी है सर, हुकूमत ने लेवी जो बढ़ा दी है। जी, अब लेवी का जहां तक ताल्लुक है, लेवी कम की है, लेकिन ये है कि ये वजीर खजाना साहब ने और बाकी जो कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि 1.6 ट्रिलियन 1.6 खरब की जो लेवी है पेट्रोलियम लेवी से रेवेन्यू इकट्ठा करके देना है अगले साल, यानी 2025-26 में। तो जब आपने 1.6 ट्रिलियन ये इकट्ठा करना है और ये आपने डिसाइड किया हुआ है और ये इसको एक जरिया बनाया हुआ है रेवेन्यू का हुकूमत के लिए, तो फिर आपको ये लेवी जो है वो बढ़ानी पड़ती है। अब इस वक्त आप देखिए लेवी कम भी की गई है पिछले दिनों में, लेकिन फिर भी
लेवी और टैक्सेस मिलाकर 125 रुपए जो है ठीक। पेट्रोल पे एक गरीब आदमी भी देता है, जो एक मोटरसाइकिल चलाता है जिसने 2 लीटर सिर्फ दिन में पेट्रोल डालना होता है, वो एक दिन में 250 रुपए लेवी और टैक्सेस के मद में देता है। वो 250 रुपए का टैक्स अगर आप एक महीने पे ले जाएं तो 7,500 रुपए महीना गरीब तरीन आदमी देता है, 30,000 रुपए भी तनख्वाह नहीं है या दिहाड़ी नहीं है। तो इसको कम होना चाहिए और फौरी तौर पर कम होना चाहिए, बिल्कुल लेवी फौरी को तौर भी पर और कम होना इसके चाहिए। लिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बिशारत हसन साहब, आप मौजूद थे इस सारे मामले पर, हमारी रहनुमाई भी फरमा रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।